नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच में एक समझौता हुआ है और इसके तहत जो बातें हैं वो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यू कैलेडोनिया के बारे में। तो न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है, अर्थात फ्रांस के मूल भूमि से दूर स्थित एक क्षेत्र है जिस पर कि फ्रांस का नियंत्रण है। अगर नक्शे में हम इसे देखें तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। वनाउतु और फिजी के बगल में स्थित है। ओशियानिया का एक हिस्सा है ये। और नोमिया यहाँ की राजधानी है। यह जो डील हुआ है, समझौता हुआ है, इसके तहत न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य का एक नया राज्य बनेगा। इस नाम से एक राज्य होगा। अब पहले से राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था और इसके नाम को फ्रांस के संविधान में भी अंकित किया जाएगा। यहाँ के लोगों को अलग राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी, अर्थात उनके पास अब एक दोहरी राष्ट्रीयता होगी, फ्रांस की राष्ट्रीयता और कैलेडोनिया की राष्ट्रीयता। यहाँ के नेताओं को विदेश नीति के संबंध में पूर्ण अधिकार होंगे। विदेश नीति पर उनका नियंत्रण होगा न्यू कैलेडोनिया के लोगों का। और साथ ही साथ अगर वहाँ की जनता वोट में यह निर्णय ले लेती है तो उन्हें रक्षा, मुद्रा, करेंसी, सुरक्षा, सिक्योरिटी और न्याय, जस्टिस जैसे मामलों पर भी संप्रभुता हस्तांतरित कर दी जाएगी। न्यू कैलेडोनिया निकेल का भंडार वहाँ मौजूद है, तो वहाँ पर निकल प्रसंस्करण क्षमताओं का नवीनीकरण किया जाएगा। निकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को रिन्यू किया जाएगा। साथ ही साथ इस समझौते को वहाँ की जनता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित इस आर्किपेलागो में रहने वाले स्वदेशी लोग, जो मूल लोग हैं वहाँ के, वे कनक कहलाते हैं। 2024 में यहाँ अशांति फैल गई क्योंकि फ्रांस ने प्रांतीय चुनावों में गैर स्वदेशी दीर्घकालिक निवासियों को मतदान का अधिकार दे दिया, अर्थात ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया जो वहाँ लंबे समय से रह रहे थे लेकिन वो मूल निवासी नहीं थे, वो स्वदेशी नहीं थे वहाँ के। और यह जो था 1998 के समझौते का उल्लंघन था, इसलिए वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई। इस हिंसा का मूल कारण यह भी था, इस निर्णय के विरोध करने का मूल कारण यह भी था कि वहाँ के मूल निवासी कनकों को यह लगा कि वे अस्थायी रूप से अल्पसंख्यक हो जाएंगे अपनी ही मातृभूमि में, क्योंकि उनकी जनसंख्या तो कुल आबादी का मात्र 40% है। तो इसके कारण अब समझौता हुआ और वहाँ शांति की उम्मीद है। अमेरिका में ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के पास, लेकिन उसके क्षेत्र में नहीं, आग फैली है और वहाँ पे जो आग का नाम दिया गया वह है वाइट सेज फायर और ड्रैगन ब्रावो फायर। तो आग का नाम अमेरिका में दिया गया है, ये वाइट सेज और ड्रैगन ब्रावो। अब धूल भरी आंधियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है और उसका कहना है कि 150 से अधिक देश जो हैं वो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, रेत और धूल भरी आंधियों से पीड़ित होते हैं और इसमें 330 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। हर साल लगभग 2 बिलियन टन धूल का उत्सर्जन होता है और यह पूरी दुनिया में फैल जाता है और इसका 80% जो है वह उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में उत्पन्न होता है। ये धूल पूरी दुनिया में यात्रा करती है और वहाँ पर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे सकती है, तो इसका काफ़ी खतरा है। इसके अलावा प्रदूषण को लिए भी यह चुनौती होती है, प्रदूषण का खतरा बनता है। 2025 से 2034 के वर्ष को मरुस्थलीकरण के खिलाफ दशक के रूप में घोषित किया गया है, डिकेड अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो ये याद रखेंगे। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के मध्यवर्ती क्षेत्र में यानी सेंट्रल टेक्सास में फ्लैश फ्लड आया, अचानक बाढ़ आई और उससे 100 से अधिक लोगों की जान चली गई और 150 से अधिक लोग लापता हो गए। इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने भी इस क्षेत्र की यात्रा की है। अगले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये 4 लोग हैं। उज्ज्वल निकम जो कि प्रख्यात वकील हैं, सी सदानंद मास्टर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं केरल से, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि एक
बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। इन चारों व्यक्तियों की जो नियुक्ति की गई है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत यह वर्णन मिलता है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या में से 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य होंगे। राष्ट्रपति 12 लोगों का नॉमिनेशन करेगा, ऐसा वर्णन है। फिर अनुच्छेद 80(3) में बताया गया है कि ये लोग जो होंगे वे लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोग होंगे, उनको ही नॉमिनेट किया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया। अब अगले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को प्रतिष्ठित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिए गए। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के ये अंग हो गए हैं। 12 मराठा किलों को इसमें शामिल किया गया, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में है। इन किलों को हम लोग देख लेते हैं। सालहेर का किला जो है वह नासिक जिले में है। शिवनेरी का किला पुणे जिले में है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थल भी है और वहाँ पर ही उन्हें प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। लोहगढ़ किला पुणे जिले में है। खांदेरी किला रायगढ़ जिले में है। रायगढ़ किला रायगढ़ जिले में है और यह शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और यहीं पर उनका राज्याभिषेक हुआ था और छत्रपति का ताज उन्हें पहनाया गया था रायगढ़ के किले में। राजगढ़ का किला पुणे जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ का किला सतारा जिले में स्थित है और यहीं पर शिवाजी और अफजल खां के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जहाँ पर शिवाजी ने अफजल खां की बगनखे से वध कर दिया था उसका। सुवर्णदुर्ग का किला रत्नागिरी जिले में स्थित है और कोंकण तट की रक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर मराठा नेवल फ्लीट हुआ करता था, नेवल बेस था मराठा। पन्हाला किला कोल्हापुर जिले में स्थित है। विजयदुर्ग किला सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और यहाँ पर मराठा नेवी का शिप बिल्डिंग हब था, यानी जहाज निर्माण का केंद्र था यह। सिंधुदुर्ग किला सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और जिंजी किला जो है वह विल्लुपुरम जिले में तमिलनाडु में स्थित है। एकमात्र जो तमिलनाडु में स्थित है मराठा किला जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया वह है जिंजी का किला, जिंजी किला। इस तरह से 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं भारत में होंगे हैं, जिनमें से कि 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। 36 है ये। अब अगले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 से 9 जुलाई के बीच घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा की। क्रम याद रखेंगे, कहाँ से कहाँ गए थे वे। घाना गए थे, फिर त्रिनिदाद टोबैगो गए, फिर अर्जेंटीना गए, फिर ब्राज़ील और फिर नामीबिया गए। घाना में वहाँ के राष्ट्रपति जॉन द्रामनी महामा ने उनका स्वागत किया और वहाँ पर उन्हें घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इसके अलावा वे घाना के राजधानी में नक्रमा मेमोरियल पार्क गए, जहां पर उन्होंने घाना के संस्थापक, राष्ट्रपति और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के सम्मानित नेता डॉक्टर क्वामे नक्रमा को उन्होंने श्रद्धांजलि प्रदान की। उन्होंने घाना की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे समझौते भी हुए। दोनों देशों ने अपने संबंधों को कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय लिया। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से संबंधित MOU हुआ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और घाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बीच MOU साइन हुआ। इसके अलावा भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और घाना के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी आयुर्वेद और अल्टरनेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में MOU हस्ताक्षरित हुआ। फिर प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो गए, जहाँ की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में वहाँ के प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद विशेषर ने उनका स्वागत किया और वहाँ की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कांगालू ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।
और इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले विदेशी नेता बने। वहाँ पर भी उन्होंने संसद को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर भी कई सारे MOU साइन हुए। इंडियन फार्माकोपिया पर MOU साइन हुआ। इसके अलावा भारतीय ग्रांट असिस्टेंस पर समझौता हुआ, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से संबंधित समझौता हुआ, खेल में सहयोग से संबंधित हुआ, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग से सहयोग से संबंधित MOU पर हस्ताक्षरित हुआ। फिर यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट इंडीज़ में हिंदी और इंडियन स्टडीज़ के 2 ICC चेयर की पुनर्स्थापना से संबंधित समझौता हुआ। फिर प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना गए और वहाँ पर उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन जनरल जोस डे सैन मार्टिन के मेमोरियल पर वो गए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्तमान राष्ट्रपति हावियर माइली से उन्होंने मुलाकात की। फिर वो ब्राज़ील गए। ब्राज़ील में वो 17वें ब्रिक्स समिट में शामिल हुए रियो डी जेनेरो में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरो में, याद रखेंगे। और यहाँ पर उन्हें ब्राज़ील का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। यहाँ पर भी दोनों देशों के बीच कई सारे समझौते हस्ताक्षरित हुए, जैसे आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर समझौता हुआ। फिर डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए सहयोग पर समझौता हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ। कृषि अनुसंधान पर समझौता हस्ताक्षरित हुआ और जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने से संबंधित समझौता हुआ। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी समझौता हुआ। फिर प्रधानमंत्री नामीबिया गए, जहाँ पर वो हीरोज एकड़ स्मारक में गए और वहाँ पर नामीबिया के संस्थापक पिता फादर ऑफ द नेशन डॉक्टर सैम नुजोमा के मेमोरियल पर गए वो, और डॉक्टर सैम नुजोमा को वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। वो पहले राष्ट्रपति थे नामीबिया के। नामीबिया में भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्चिया मिराबिलिस प्रदान किया गया और इसे प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय नेता बने। वेलविस्चिया मिराबिलिस जो है एक अद्वितीय और प्राचीन रेगिस्तानी पौधा है। यहाँ पर भी उन्होंने संसद को संबोधित किया और कई सारे MOU पर हस्ताक्षर हुआ। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना से संबंधित समझौता हुआ। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ। इसके अलावा नामीबिया ने कई घोषणाएं की, जैसे वह कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर संगठन में शामिल होने का उसने एक स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा नामीबिया ने घोषणा की कि वह ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस संगठन में भी शामिल होगा। इसके अलावा नामीबिया ने UPI टेक्नोलॉजी को अपनाने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, क्योंकि नामीबिया पहला देश बन गया है पूरे विश्व में जिसने कि इससे संबंधित लाइसेंसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नामीबिया UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला देश केवल मात्र नहीं रहा जैसे अन्य देश कर रहे हैं, बल्कि वह पूरी टेक्नोलॉजी को ही अपना रहा है और एक तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग करके वह स्वयं की UPI जैसी प्रणाली बनाएगा। तो UPI लाइसेंसिंग का समझौता करने वाला पहला देश जो है नामीबिया है। UPI के बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। तो मोदी जी ने जो यात्राएं की उनमें उन्हें क्या क्या सम्मान मिला और क्या कुछ उन्होंने किया, इससे संबंधित जानकारियों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने 5 देशों की यात्रा की, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। त्रिनिदाद टोबैगो एक ही देश है। उन्हें 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले। घाना में मिला, त्रिनिदाद टोबैगो मिला, ब्राज़ील में मिला और नामीबिया में मिला। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना उन्हें घाना में प्रदान किया गया। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो में प्रदान किया गया। त्रिनिदाद टोबैगो में ग्रैंड कॉलर द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस उन्हें ब्राज़ील में प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्चिया मिराबिलिस जो है उन्हें नामीबिया में प्रदान किया गया। उन्होंने 3 देशों के सांसदों को संबोधित किया, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और नामीबिया। इनमें से 2 देशों के जो राज्य प्रमुख थे वो महिलाएं थीं, जैसे त्रिनिदाद टोबैगो और नामीबिया, कांगालू और फिर
नॉन जिनोडाइट हुआ। यहाँ पर 2 देशों ने निर्णय लिया कि वे यूपीआई को अपनाएंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन देशों में से पहला देश है जो कि इसे अपना रहा है, और नामीबिया जो विश्व में एक पहला देश है जो कि यूपीआई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी यूपीआई डेवलप करेगा। तो लाइसेंसिंग का एग्रीमेंट हुआ है नामीबिया में। अब यूपीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जुलाई 2025 तक देखें तो इसे कई सारे देशों ने इसे अपनाया है। यह भारत की यूपीआई है और इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह पेमेंट का एक व्यवस्था है, भुगतान करने की एक व्यवस्था है, एकीकृत व्यवस्था है। भूटान जो है वह पहला देश है जिसने कि यूपीआई को अपनाया 2021 में। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस इत्यादि अपना चुके हैं। फ्रांस जो है वह पहला यूरोपीय देश है जिसने कि यूपीआई भुगतान को स्वीकार किया है। त्रिनिदाद टोबैगो जो है वह पहला कैरेबियाई देश है और 8वां देश हो गया। नामीबिया जो है वह यूपीआई प्रणाली को अपनाने के लिए एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। अगर यूपीआई की विशेषताओं को देखें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है वह इंस्टेंट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है, यानी तत्काल वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने विकसित किया 2016 में। यह मोबाइल ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों की जानकारी साझा किए बगैर जो है पैसे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। इसे पीयर टू पीयर और व्यक्ति से व्यापारी P2M भुगतान की अनुमति यह देता है, और एक साथ कई बैंक खाताओं को यह समर्थन प्रदान करता है। 24/7 यह संचालित होता है, 24 घंटे 7 दिन, और ये बहुत ही तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक है, फास्ट, सिक्योर और कन्वीनियंट है। यूपीआई लेन देन के लिए QR कोड, मोबाइल नंबर, वर्चुअल भुगतान पते इत्यादि का उपयोग किया जाता है, और यह डिजिटल भुगतान को काफ़ी सरल और त्वरित बना देता है। अब नामीबिया ने निर्णय लिया है कि वह ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करेगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, यानी बहुहितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जब नई दिल्ली में हुआ था तब इसे लॉन्च किया गया था। भारत इसका प्रमुख प्रस्तावक रहा था, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देश भी शामिल थे जो कि जैव ईंधन के बहुत बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश भी हैं। 29 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इसके सदस्य हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि जैव ईंधन को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के प्रमुख समाधान के रूप में स्थापित करना। तो बायोफ्यूल को बढ़ावा देना जो है यह इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास हो। और बायोफ्यूल के बारे में हम लोग जान लें तो बायोफ्यूल जो है वह एक रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जो पौधों से, शैवाल से या पशुओं के अपशिष्ट से जैविक सामग्री से प्राप्त किया जाता है। तो जैविक सामग्री से प्राप्त होने वाला है जैव ईंधन, बायो यानी जैव और फ्यूल यानी ईंधन। ये जो जैविक सामग्री यानी पौधा, शैवाल, पशु अपशिष्ट इत्यादि से जो प्राप्त होता है उसे बायोमास कहते हैं। तो बायोमास से जो एनर्जी पैदा हो रहा है वह बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल को जो उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जो है फर्मेंटेशन है या एनारोबिक डाइजेशन है, यानी कि जो भी ये बायोमास दिया जाता है उसको क्या किया जाता है, उसका फर्मेंट किया जाता है या उसका अवायवीय पाचन किया जाता है, किण्वन या अवायवीय पाचन किया जाता है। फिर जो प्राप्त होता है वही होता है बायोफ्यूल, और फिर इसका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जा सकता है, यातायात में किया जा सकता है, हीटिंग में, कुछ गर्म करने में, या बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन जो फ्यूल है उसके फॉसिल फ्यूल के विकल्प के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में। सबसे आम जैव ईंधन के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। बायो इथेनॉल जो है वह प्राप्त किया जाता है गन्ने से, मक्के से, गेहूँ से, और बायोडीजल जो है वह वनस्पति तेल से, पशु के फैट से या पुनर्चक्रित ग्रीस से भी, रिसाइकिल ग्रीस से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस जो है वह भोजन या उससे संबंधित अपशिष्ट जो होते हैं उनके पदार्थों के अवायवीय पाचन से उत्पन्न किया जाता है। बायो हाइड्रोजन जो है वह बायोमास से जैविक या थर्मोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
जैव ईंधन की कई सारी पीढ़ियां हैं, उन्हें हम लोग जान लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन होता है, पहली पीढ़ी होता है, वह प्राप्त की जाती है खाद्य फसलों से, जिन फसलों को हम लोग भोजन हमें मिलता है उनसे, जैसे चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल देने वाली फसलों से। फिर सेकेंड जनरेशन जो है, दूसरी पीढ़ी जो है, वो नॉन फूड बायोमास होता है, जैसे कृषि का अवशेष हुआ, लकड़ी हुआ या कोई अन्य अवशिष्ट हुआ। थर्ड जनरेशन जो है, तीसरी पीढ़ी जो है, वह शैवाल या सूक्ष्म जीव से उत्पादित की जाती है। तो पहली जो है फूड क्रॉप्स, फिर दूसरा जो है नॉन फूड, और तीसरा जो है एल्गी या माइक्रोब्स। बायोफ्यूल, उन्हें बायोडिग्रेडेबल माना जाता है, यानी वो सड़गल जाते हैं। इनएग्जॉस्टिबल हैं, यानी वो कभी समाप्त नहीं होते, अक्षय ऊर्जा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। और ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को, उत्सर्जन को घटाने में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, CDRI के बारे में। आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को ज्वाइन करने का इरादा नामीबिया ने व्यक्त किया है, तो इसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो, यानी डिजास्टर के समय भी वह टिक सके। तो यह एक ऐसा वैश्विक गठबंधन है जो कि जलवायु और आपदा जोखिमों के खिलाफ बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे जो भी बुनियादी ढांचा है, जैसे रोड हुआ, पुल हुए, घर हुए, वह सब क्या होता है, जब आपदा आती है तो वो ढह जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा बनाना जो कि वो टिके हुए रहें आपदाओं के बावजूद भी। इसमें 48 जो हैं वो सदस्य देश हैं और 8 सदस्य संगठन है, तो कुल 56 जो हैं इसके सदस्य हैं। और इसमें कई सारे नेशनल गवर्नमेंट हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, और भी बहुत सारे संस्थान इससे जुड़े हुए हैं जो कि अनुसंधान आदि को बढ़ावा देते हैं। सदस्यों को ग्लोबल एक्सपर्टीज मिलता है, फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है, तकनीकी सहायता दी जाती है, अनुसंधान के अवसर प्रदान किए जाते हैं, और कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेज का भी आदान प्रदान होता है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका सेक्रेटारिएट जो है वह दिल्ली में ही स्थित है, और उसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्राप्त है। इसका मिशन जो है वह 2050 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे के निवेश और सेवाओं को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाना। तो बुनियादी ढांचे को लचीला बनाना है 2050 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के बुनियादी ढांचे को। इसके अलावा विश्व भर में 3 बिलियन से अधिक लोगों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता, आजीविका और कल्याण में सुधार करना है। इस संगठन का महत्व इससे पता चल जाता है हमें कि 2023 में अगर देखा जाए तो केवल तूफानों से, जैसे टॉर्नेडो, साइक्लोन्स, हरिकेन्स इत्यादि से 101 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। भूकंप से 52 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ विश्व स्तर पर, और बाढ़ से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो यह संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, खास करके विकासशील देशों के लिए। अब अगले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेक्निकल ब्रीफ रिलीज किया है, एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण रिलीज किया है, जिसका नाम है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग, मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। यह भारत की प्रशंसा करता है, यह बताता है कि कैसे भारत ने आयुष प्रणालियों के लिए, आयुष जो एक सिस्टम है इंडियन मेडिसिन का, उसमें कैसे भारत ने AI को एकीकृत किया, इंटीग्रेट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग किया। तो भारत ने इसके लिए सबसे पहले तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, पहला देश है जिसने ऐसा लॉन्च किया है। इसके अलावा आयुष क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए WHO ने यह भी माना है कि भारत जो है 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार को रखता है। साथ ही साथ भारत आयुर्जीनोमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। आयुर्जीनोमिक्स के तहत आयुर्वेद यानी आयुष और जीनोमिक्स दोनों का मिला जुला प्रयोग किया जा रहा है, यानी जीनोमिक्स के सिद्धांतों को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके तहत जो है
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद में जो बताए गए हैं शारीरिक प्रकारों को, जो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स बताए गए हैं, आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स, उनके आधार पर एआई विश्लेषण करता है और फिर व्यक्ति को भविष्य में कोई रोग हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके मार्करों की पहचान कर ली जाती है और फिर उसके अनुरूप हर व्यक्ति को जरूरी स्वास्थ्य सलाह दिया जाता है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं, वात, पित्त और कफ। इसके आधार पर ही रोगों का भी बंटवारा होता है और व्यक्तियों का भी बंटवारा होता है कि यह वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का, और उसके आधार पर फिर आनुवंशिक और आणविक मार्करों के साथ इस चीज़ को जोड़ा जाता है और फिर व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है जैसा भी उसके लिए ज़रूरी हो। यहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। सही पोर्टल को जान लेते हैं। सही पोर्टल का फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, SAHI। तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, स्वास्थ्य देखभाल एकीकरण के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग। यह भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि जितनी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, एजेंसियां हैं, उनके जो डेटा है उसको सबको एक ही जगह अरेंज करता है, उसको एक ही जगह एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है और सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे अस्पताल हुए, क्लिनिक हुए, प्रयोगशाला हुए, सब की डेटा को यह क्या करता है, एक तरह से इंटरऑपरेबल बनाता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाने लायक बनाता है, रियल टाइम रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करता है, वास्तविक समय में रिपोर्टिंग की जा सके और कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो संभव हो, यानी सब मिलकर एक साथ जो है स्वास्थ्य देखभाल को वितरण को बेहतर कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाती है इस पोर्टल के माध्यम से। सही पोर्टल। फिर एक नमस्ते पोर्टल है। नमस्ते का अर्थ हुआ नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो अभी तक जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसमें मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, तो इस पोर्टल के माध्यम से जो है मैकेनाइज्ड सैनिटेशन यानी मशीनों की सहायता से स्वच्छता को बढ़ावा देना, उसके पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना, इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई है। यह भारत सरकार इसके माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना चाहती है, यानी जो व्यक्ति खुद से ही अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं ऐसा नहीं हो, ये क्योंकि ख़तरनाक होता है और सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान लोगों की जान चली जाती है। तो इसलिए सरकार इसे मैकेनाइज्ड करना चाहती है, मशीनों की सहायता से, उपकरणों की सहायता से ये साफ सफाई हो, इसको इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है नमस्ते पोर्टल के माध्यम से। यह एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके पंजीकरण की व्यवस्था करती है, प्रशिक्षण, उनके ट्रैकिंग और उनके कल्याण से संबंधित सुविधाओं आदि का वर्णन यह रखती है। यह अधिकारियों को स्वच्छता कार्य की निगरानी करने, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सेवा में लगे हुए लोगों को लाभ और कौशल विकास प्रदान करने में सक्षम बनाता है। एक तरह से यह सरकारी अधिकारियों को भी यह सुविधा देती है कि वह निगरानी कर सके कि वह कहाँ पर कौन लगा हुआ है और उसकी सुरक्षा निश्चित की जा सके कि मैकेनाइज्ड काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और उनको क्या लाभ मिलना चाहिए और कौशल विकास किस तरह से हो, ये सब जो है मॉनिटरिंग संभव हो पाता है अथॉरिटीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।